हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं ज़मज़म ग्राफी और हमारा सिलसिला जो चल रहा है गुजरात फाइल्स पसे पर्दा हक़ाइक़ का इंकशाफ, चैप्टर नंबर 2 और उसके एपिसोड रहेगा नंबर 9। आइए शुरू करते हैं। दूसरे दिन हमारी मुलाकात माया कोडनानी से होने वाली थी। बतौर तफ्तीशी सहाफ़ी यानी खोजी पत्रकार, मैं बखूबी जानती थी कि इब्तिदा में मालूमात आसानी से नहीं मिलती हैं और अगर मालूमात फ़राहम होने भी लगें तो ज़्यादा तजस्सुस का इजहार नहीं करना चाहिए, यानी ज़्यादा खोजबीन नहीं करनी चाहिए। मैंने माई को ख़बरदार किया, आज के दिन हम सिर्फ़ फ़िल्म साज होंगे, यानी फ़िल्म मेकर होंगे, सिर्फ़ फ़िल्म साज। माया बेन की क्लिनिक नरोडा की शाहराह पर वाक़ थी। नरोडा पटिया का कत्लेआम 3 बार MLA रह चुकी इस डॉक्टर की क्लिनिक से थोड़े ही फासले पर हुआ था। ये एक ऐसा सानिहा था, यानी ऐसा वाक़या था जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों को बेदर्दी से मार दिया गया था। माया कोडनानी के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम था कि यही वो औरत थी जो मुसलमानों पर हमला आवर होने वाली भीड़ की क़ियादत कर रही थी, यानी रहनुमाई कर रही थी और इश्तियाल अंगेज़ यानी भड़काऊ नारे लगा रही थी। माइक और मैं कोडनानी के क्लिनिक में दाखिल हुए, जहां मकामी औरतें यानी वहीं की लोकल वुमेन्स उनके केबिन के बाहर तंग बेंचों पर बैठी हुई थी। दरवाजे के पास 2 हट्टे कट्टे और घटेले मर्द मौजूद थे। उनमें से एक के पास बंदूक थी। मुझे और माइक को देखते ही उसने हमें रोक दिया, फ़ोन पर अपनी बात से हमारे सिलसिले में मालूम किया और फिर हमें अंदर जाने की इजाज़त दे दी। ये कोडनानी का बॉडीगार्ड था। जब से SIT यानी खुसूसी तफ्तीशी टीम ने इसके जुर्म का पर्दाफाश किया था, तब से वो उसकी क्लिनिक की हिफाजत कर रहे थे। ये 2 मंजिला इमारत थी जिसमें और भी कई डॉक्टरों की क्लिनिक मौजूद थी। क्लिनिक से मुत्तसिल ही एक ऑपरेशन थिएटर भी था, यानी क्लिनिक के बाजू ही में एक ऑपरेशन थिएटर भी था। हर जुमेरात को क्लिनिक पर आने वाले मरीज़ों की तादाद, जिनमें से अक्सरियत कम आमदनी वाले तबके से ताल्लुक़ रखती थी, दोगुनी हो जाती थी। यानी हर गुरुवार को आने वाले मरीज़ों की तादाद दोगुनी हो जाती थी। एक तख्ते पर जली हरूफ में, यानी मोटे मोटे हरूफ में लिखा था कि जुमेरात के रोज़ सिर्फ 50 रुपये फ़ीस। कंपाउंडर, जिसने मशकूक नज़रों से हमें देखा था, आकर मुत्तले किया कि क्लिनिक सिर्फ मकामी लोगों की खिदमत फराहम करता है। मैंने उससे कहा कि मैं एक फ़िल्म साज हूँ और मैडम से मिलने की गरज से यहाँ आई हूँ। मैं अपनी नोटबुक में कुछ लिखने में मशगूल थी, जबकि माइक एक TV सेट पर संस्कार चैनल देखने में मगन था। एक बूढ़ी खातून ने, जो अपनी बहू के साथ वहीं इंतज़ार में बैठी थी, TV सेट के सामने सद्दरेज़ होकर TV में मौजूद बाबा को खराज अक़ीदत पेश किया। ये मंजर देखकर माइक शशदर होकर मेरी जानिब देखने लगा। मैं उसे देखकर हंसी और फिर अपनी नोटबुक में मशगूल हो गई। उसी लम्हे कोडनानी की असिस्टेंट ने केबिन से निकल कर पूछा, मैथिली कौन छे? उसने मुझे और माइक को अंदर आने का इशारा किया। मैंने अपना और माइक का तारुफ ख़ास अंग्रेज़ी लहजे में यानी इंग्लिश टोन में करवा दिया और उसके बाद गर्मजोशी से मुसाफा हुआ। आपको पता है, आपका नाम बहुत खूबसूरत है। सीताजी का भी यही नाम था। कोडनानी, जो मुतासिर नज़र आ रहे थे यानी प्रभावित नज़र आ रही थी, वो बोली, जी हाँ मैम, मेरे वालिद संस्कृत के टीचर हैं, इसलिए घर में हम सब के नाम बहुत खूबसूरत हैं। कोडनानी के लिए ये बयान तशफ़ी बख्श साबित हुआ, जिसने माइक की तरफ दोबारा मुड़कर भी नहीं देखा था। कोडनानी की मेज़ पर तिब, डॉक्टरी और अमराज निस्वां से मुताल्लिक़ किताबें, BJP के बाज़ तशहीरी किताबचे और गुजरात में सिंधी तबके से जुड़ी बाज़ दीगर किताबें और पम्फलेट मौजूद थे। यानी टेबल पर डॉक्टरी और वुमेंस के जो और महिलाओं के जो रोग होते हैं उनसे मुताल्लिक बातें उसमें मौजूद थी और BJP के कोई एडवर्टाइज वाले पर्चे मौजूद थे। इससे मुतसिल उसके बेटे और बहू की तस्वीरें थी जो अमेरिका में मुकीम है। हम अगले घंटे तक उसके करियर पर बातें करते रहे और वो अपने अहले खाना के बारे में बताती रही, यानी अपने घर वालों के बारे में बताती रही। इस दौरान कोल्ड ड्रिंक भी आ गए थे। माया बेन बहबूदी अतफाल यानी बच्चों की फलाह और बेहतरी के लिए और सेहत की वज़ीर थी। रियासत में ख़वातीन की फलाह और बहबूद के तईं उनकी लगन को मैंने सराहा। यानी प्रदेश में महिलाओं के ताल्लुक़ से उनकी जो
जो उनका सहयोग था उसको सराहा। आप मुझसे क्या चाहती हैं? आखिरकार उसने पूछ लिया। मैंने कहा, बस मैं आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहती हूँ। हम अपनी फ़िल्म में आपको एक ऐसी शख्सियत के तौर पर प्रोफाइल करना चाहते हैं जिन्होंने गुजरात में एक मकाम हासिल किया है। कोई भी ज़ी शऊर यानी अक्लमंद इंसान, ख़ास तौर से अगर वो सियासी तबके से ताल्लुक़ रखता हो, अपनी तारीफ़ और चापलूसी भरी बातें सुनना नापसंद कभी नहीं करेगा और उस चीज़ का हिस्सा ज़रूर बनना चाहता है जिसमें उसके कारनामों के कसीदे पढ़े जाएं। यानी जो भी सियासी आदमी होगा और अक्लमंद होगा तो वो अपनी तारीफ़ करने वालों को पसंद ही करेगा। लिहाजा हमें फ़ौरन ही उसकी रजामंदी मिल गई और अगले इतवार यानी संडे को उसने हमें अपने अपार्टमेंट में लंच की दावत दे डाली। ये तो बहुत मुनासिब होगा, मैंने अंग्रेज़ी में अपने अमरीकी लहजे पर खुसूसी जोर देते हुए कहा। उनके केबिन से निकलने से पहले मैंने कोडनानी की साड़ी और आराइश की तारीफ़ करना न भूली थी। बाहर निकलते हुए हमें लगा कि उसका सिक्योरिटी अमला कुछ खास मुतासिर नज़र नहीं आ रहा है। हमने ऑटो किया और सीधे पकवान की तरफ रवाना हो गए। माइक जो परेशान नज़र आ रहा था कहने लगा, आपने गौर किया उसने मुझसे बात तक नहीं की थी। इससे पहले कि माइक की इस बात का जवाब दे पाती, हलवा और रबड़ी हमारे सामने मौजूद थी। गुजरात में रिवायत है कि जब वो थाली परोसते हैं तो मीठी चीज़ पहले पेश करते हैं। माइक की तवज्जो बढ़ चुकी थी। कोडनानी को वो भुला चुका था क्योंकि महाराज हर खाने के नाम का सही तलफ़्फ़ुज़ अदा करने में उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था। ये बात राहत का बाइस थी। लौट कर तकरीबन 10 बजे जब मैं हॉस्टल के कमरे में दाखिल हुई तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, कुछ गड़बड़ थी। बाहर जाने से कबल मैंने अच्छी तरह अपना बिस्तर दुरुस्त किया था, लेकिन अब बिस्तर की चादर शिकन आलूद थी, यानी उस पर सल पड़े हुए थे और मेरा लैपटॉप भी ऑन था। अलबत्ता सूटकेस और दराजों को नहीं छुआ गया था। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस शाम कोई मेरे कमरे में आया था। मुझे कोई हैरत नहीं हुई। दरहकीकत इस तरह की बातों का खदशा मुझे पहले ही से था, इसलिए गुजरात में दाखिल होने से पहले ही लैपटॉप को फॉर्मेट कर लिया था और उसका एडमिन नाम मैथिली त्यागी रख दिया था। डेस्कटॉप पर फिल्म साजी, गुजरात के अजायब खानों की तहकीक, फिल्म इंडस्ट्री और जंगलात से मुतालिक फ़ाइलें मौजूद थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर कृष्ण जी का वॉलपेपर था। मेरे बिस्तर से मुत्तसिल शेल्फ पर फिल्म और फोटोग्राफी से मुताल्लिक़ किताबें रखी थी। ये बात साफ थी किसी ने मेरे कमरे की तलाशी ली थी, लेकिन मुझे यकीन था कि उनको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली होगी जो उन्हें नहीं मिलनी चाहिए थी। खेल शुरू हो चुका था। अगली सुबह GL सिंघल के साथ टेलीफोन पर बात होनी थी। मेरे फ़ोन पर फोटोग्राफ़र दोस्त अजय का एक पैगाम आया। उसने पूछा था कि क्या अहमदाबाद गुफा में जारी फोटोग्राफी नुमाइश में मुझे दिलचस्पी होगी। मैंने फ़ोन उठाकर एक तरफ रख दिया, तभी माइक ने दरवाजे पर दस्तक दी। वो फाउंडेशन की दूसरी तरफ सैर के ले जा रहा था और मुझसे पूछ रहा था कि मैं भी चलूँगी या नहीं। दिसंबर के महीने में गुजरात की शामें खूबसूरत और सर्द होती हैं। अगरचे 2010 का मौसम सरमा ख़ास तौर से ज़्यादा सख्त था। इस पर तुरफा तमाशा ये कि हॉस्टल एक खुली जगह और कम आबाद जंगली इलाके में वाक़ था। हॉस्टल में सिर्फ एक कंबल का सुख ही नसीब था। जब रात होती थी तो हम में से अक्सर लोग सूटकेस में मौजूद सारी चीज़ें निकाल लेते और जो कुछ भी मिल जाता सब पहनने की कोशिश करते। टी शर्ट, स्वेटर, जीन्स जो हमें गर्म रख सकती थी हम पहन लेते।